नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं साइंस से संबंधित 35 मोस्ट एमपी क्वेश्चन। और यहाँ पर ये क्वेश्चन काफी उपयोगी साबित होंगे आपकी आने वाली आपकी सीटेट के साथ साथ अन्य टेट एग्जाम के लिए भी। तो आइए और स्टार्ट करते हैं। और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपना टेस्ट भी लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि आप कितने प्रश्न यहाँ पर सही करते हैं। तो क्वेश्चन काफी सिलेक्टेड है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उत्पादित ऊष्मा की मात्रा इसके रिक्त स्थान पर निर्भर करती है। तो देखिए यहां पर जो प्रश्न है वो सीधा सीधा हमें थोड़ा सा यहां पर घुमा रहा है ना, कि जब हम किसी धात्विक चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें उत्पादित ऊष्मा की मात्रा। अब देखिए उसमें ऊष्मा कब उत्पादित होती है, तो उत्पादित ऊष्मा जो होती है वो प्रतिरोध के कारण ही यहाँ पर उत्पन्न होती है। तो सीधा सीधा यहाँ पर प्रतिरोध ना बोल करके उत्पादित ऊष्मा से बोल दिया गया है। तो यहाँ इसकी मात्रा इसके रिक्त स्थान पर निर्भर करेगी। तो पदार्थ की मोटाई, पदार्थ की लंबाई और मोटाई, या थर्ड है पदार्थ और लंबाई, और फोर्थ है यहाँ पर लंबाई और मोटाई। तो सीधा सीधा कहने का मतलब है कि जो प्रतिरोध होता है ना वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, क्योंकि प्रतिरोध के कारण ही हम जानते हैं कि तार गर्म होता है, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो निश्चित रूप से प्रतिरोध जो होता है वो कुछ कारकों पर निर्भर करता है और उन कारकों को यहाँ पर हमें देखना है। तो वो जो कारक होंगे वो होंगे हमारे पदार्थ, लंबाई और मोटाई। अब देखिए पदार्थ का मतलब क्या है कि जो तार है वो जिस पदार्थ का बना है, जैसे कि लोहे का है, एल्यूमिनियम का है, तांबे का है ना, जिस धातु का वो तार बना है तो अलग अलग धातु का प्रतिरोध अलग अलग होता है। तो इसलिए पदार्थ यानी कि उस पदार्थ की प्रकृति पर, उसकी लंबाई पर, उसकी मोटाई पर आदि पर यह निर्भर करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सेकंड होगा ये हमारा इसमें उत्तर बन जाएगा कि पदार्थ की लंबाई, मोटाई आदि पर जो उत्पादित ऊष्मा होगी या प्रतिरोध हम कह सकते हैं उसको, ये निर्भर करेगा। तो ऑप्शन सेकंड यहां पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे चूने के पानी के विलयन में से गुजरती है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। अब चूने के पानी का दूधियापन जो होता है वो किसके कारण होता है? तो देखिए यहां पर प्रश्न में आपको थोड़ी सी हिंट मिल रही है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड, तो कहने का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर मिल रही है चूने के पानी में और उसी के कारण ये पानी जो होता है दूधिया हो जाता है। तो चूने के पानी के दूधियापन का कारण तो यहाँ पर तो हमें मिल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, पर विकल्प में हमें पहचानना है कि किसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। फर्स्ट है यहाँ पर विलयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण, सेकेंड है यहाँ पर चूने के पानी में चूने के कारण दूध का थक्का, थर्ड है चूने के पानी में उपस्थित अपद्रव्यों के कारण, और फोर्थ है अविलयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति। तो देखिए जब कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये, जिसे हम चूना पत्थर कहते हैं, और CaCO3 ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है जब ये अपघटित तो होता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में अपघटित होता है। जब इसको थोड़ी सी ऊष्मा मिलती है तो ये इस प्रकार से अपघटित होता है और इसी वजह से CO2 गैस जो होती है वो बाहर निकलती है और वो चूने के पानी के अंदर मिल जाती है और इसी के कारण से चूना का पानी जो होता है वो दूधिया हो जाता है। तो यहाँ पर ये कैल्शियम कार्बोनेट हमारा कैसा होना चाहिए? विलयशील होना चाहिए, तब जाकर के ये CO2 उत्पन्न होगी। अविलयशील होगा तो फिर ये उत्पन्न नहीं होगी, जिससे चूने का पानी दूधिया नहीं होगा। तो सीधी सी बात है यहाँ पर विलयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण से ऐसा होना चाहिए। चलिए फर्स्ट विकल्प इसमें हमारा सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर साइंस पेडागोजी के क्वेश्चन भी कुछ शामिल किए हैं ताकि आपको दोनों ही तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से संबंधित मिल जाए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम रिक्त स्थान की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पर विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम जो होता है ये किसकी ओर संकेत करता है, ये हमें पहचानना है।
विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पठन सामग्री उपलब्ध कराना, या फिर सेकेंड है कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराने। थर्ड है समस्या समाधान में विभिन्न गणितीय सूत्रों का अनुप्रयोग करने, और फोर्थ है यहाँ पर विद्यार्थियों को अनुभविक अधिगम उपलब्ध कराने। तो यहां पर हमारा जो उत्तर होगा ये होगा फोर्थ वाला, विद्यार्थियों को अनुभविक अधिगम उपलब्ध कराने हेतु, ऑप्शन फोर्थ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है। तो देखिए प्रश्न को थोड़ा सा समझते हैं तो निश्चित रूप से आप उत्तर बहुत आसानी से ढूंढ पाएंगे। आपने पढ़ा भी होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है जिसे हम CO कहते हैं, ये गैस ये रक्त में जब घुलती है तो रक्त में घुलने के साथ में ये हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है ना, तो हीमोग्लोबिन जो होता है Hb जिसे हम प्रदर्शित करते हैं, तो इसके साथ मिलकर के इसका एक स्थायी यौगिक बन जाता है, और वो स्थायी यौगिक जो होता है उसी को हम कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। और यही जब रक्त में मिल जाती है जिससे हमें दम घुटता है, क्योंकि ऑक्सीजन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है इस हीमोग्लोबिन की, ये ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये स्थायी यौगिक बना चुका है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो फर्स्ट विकल्प इसमें उत्तर हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। तो विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति, जिसे हम प्रोजेक्ट पद्धति के नाम से भी जानते हैं, के लिए सबसे ज्यादा रिक्त स्थान के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। तो देखिए प्रोजेक्ट पद्धति किस बात के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है, विद्यार्थियों के तर्कना कौशल को दृढ़ करने या फिर कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने। थर्ड है विज्ञान में आधारभूत संकल्पनाओं की समझ को बढ़ावा देने, और फोर्थ है विद्यार्थियों की अंक संबंधी अंकीय गणितीय योग्यताओं को समुन्नत करने के लिए। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट पद्धति होती है ना, उसमें विद्यार्थी स्वयं कार्य करता है, स्वयं खोजे करता है, अपनी कुछ समस्या का हल स्वयं ढूंढता है। तो यहाँ पर इस प्रकार के कार्य करने से विद्यार्थी में कार्य करने की जो वैज्ञानिक पद्धति होती है ना, उसको बढ़ावा मिलता है। क्योंकि जैसे एक वैज्ञानिक अपनी किसी समस्या में बार बार जूझता रहता है, उसका हल ढूंढता रहता है और अपने प्रयोग को निरंतर करता रहता है, वैसे विद्यार्थी भी यहाँ पर जहाँ से उसको खोज करने पर जो समस्या का हल मिलेगा, तो निश्चित रूप से वहां पर वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा मिल रहा है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिस पटेल XYZ विद्यालय की प्राचार्य हैं, अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहती है। अब इसका आधार है, तो यहां पर हमें पहचानना है। तो चलिए विकल्पों को समझते थोड़ा सा। शिक्षक को समय सारणी व्यवस्थित करने में कठिनाई आती है, तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमें ये देखना है कि अलग अलग विषयों के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का वो प्रयोग करना चाह रही है। तो इसका क्या आधार है। सेकेंड, यहाँ पर शिक्षार्थी अलग अलग शिक्षकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते, ये भी कोई मतलब नहीं है। थर्ड है, यहाँ पर सभी विषय आपस में जुड़े हैं और शिक्षक उनकी पाठ्य चर्चाओं के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। तो निश्चित बिल्कुल यहाँ पर जो सही उत्तर है हमारा वो यही होगा कि सभी विषय जो है ना आपस में कहीं ना कहीं लिंक है, कनेक्टेड है, और शिक्षक उनकी पाठ्यचर्याओं के मध्य भी संबंध जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से मिस पटेल यहाँ पर एकीकृत उपागम का जो प्रयोग कर रही हैं, तो उसका आधार होगा ऑप्शन थर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक आदमी सुनार बनकर के घर घर जाता है और लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषणों की चमक फिर से लौटाने का वचन देता है। उस पर विश्वास करके एक महिला अपने सोने की चूड़ियां दे देती है और जिसे वह एक घोल में डालता है। चूड़ियां तो चमक जाती है पर उनका भार काफी कम हो जाता है ना, भार काफी कम हो जाता है। तो इस धोखेबाज के द्वारा प्रयोग में किया गया घोल संभवतः हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि महिला ने अपनी जो चूड़ियां दी थी वो किस धातु की थी, वो सोने की थी, और सोने को उसने घोल में डाला है। तो हमें उस घोल को पहचानना है जिससे चूड़ियां चमक गई परंतु उनका भार काफी कम हो गया। तो सीधा सीधा मतलब है कि उस ठग के द्वारा जो घोल अपनाया गया था वो घोल कौन सा था, जिसमें सोना विलय हो गया। तो वो जो घोल होता है वो था ऑप्शन सेकेंड, सांद्र HCl और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण। अब देखिए सांद्र HCl और H3 का जो मिश्रण होता है इसी को कहा जाता है
अम्लराज, ठीक है ना। अम्लराज या एक्वारेजिया भी इसे कहा जाता है। आपके सामने उत्तर मान लीजिए कि ये नहीं हो, अम्लराज दे रखा हो या एक्वारेजिया दे रखा हो, तो भी आपका उत्तर वही होगा, क्योंकि इसी को अम्लराज कहा जाता है, इसी को एक्वारेजिया कहा जाता है। और ये सोना, प्लेटिनम आदि धातुओं को अपने अंदर घोलता है। और एक विशेष प्रश्न यहाँ पर बनता है कि सोना किससे क्रिया करता है, कौन से अम्ल से क्रिया करता है? तो एक ही अम्ल है अम्लराज, जिससे सोना क्रिया करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं, क्योंकि उनमें जंग लग जाती है, विकृत गंधता, ताप में परिवर्तन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे जो होते हैं सड़ जाते हैं। उसका जो कारण होता है वो होता है विकृत गंधता के कारण से। तो विकृत गंधता क्या होती है? तो जैसे हम कोई भी तेली पदार्थ होते हैं, उदाहरण के लिए सेव है, नमकीन है, कुछ भी है, ऐसे पदार्थ जब आप लंबे समय तक इनको प्रयोग में नहीं लाते हैं और ये रखे रहते हैं, तो फिर इनमें एक अजीब सी गंध आने लगती है ना। तो वो गंध जो होती है ना, वो वही विकृत गंधता है। और ये गंध क्यों आ जाती है? क्योंकि इनके अंदर जो वशी पदार्थ होते हैं या वसा होती है, उस वसा का हो जाता है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण के कारण वो जो होते हैं खाने योग्य नहीं रहते हैं, उनसे दुर्गंध आने लगती है। तो उसी को विकृत गंधता कहा जाता है। चलिए ऑप्शन सेकंड इसमें उत्तर हुआ। अगला क्वेश्चन है, जब उच्चतर कक्षा के बच्चे शोध कार्य कर रहे हैं तो शिक्षक को मुख्य जिस समस्या से जूझना पड़ता है वो है। तो उच्चतर कक्षा के बच्चे जब शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक को कौन सी मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है, और वो है, तो देखिए पब्लिक पुस्तकालय का सहयोग प्राप्त करना, तो कोई बात नहीं, करना चाहिए। और सेकंड है, बच्चों को नकल करके विश्वकोश और पुस्तकों से शब्दशः उतारने से रोकना है, प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना। थर्ड है, उपयुक्त सामग्री खोजना। फोर्थ है, इंटरनेट पर विद्यालय पुस्तकालय में समय का सूचीकरण। तो देखिए जब बच्चों को शोध कार्य के लिए दिया जाता है उच्चतर कक्षा के बच्चों को, तो निश्चित रूप से वो क्या करते हैं, इंटरनेट और विश्वकोश से शब्दशः उनको उतार देते हैं। तो उनको प्रभावी तरीके से उनको रोकना, उनका मार्गदर्शन करना वहां पर, ये शिक्षक के लिए एक समस्या वहां पर उत्पन्न होती है। ऑप्शन सेकेंड इसमें उत्तर हो गया। चलिए उर्वरकों में फसल उपलब्ध फसलों के लिए पोषक होते हैं। तो उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक मुख्यतः कौन से होते हैं? तो यहाँ पर मुख्यतः 3 प्रकार के जो पोषक होते हैं, जिसमें हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को रखते हैं। तो ये तीनों ही प्रकार के उर्वरक के रूप में यहाँ पर फसलों के लिए उपलब्ध होते हैं उर्वरकों के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, विज्ञान में पाठ्यचर्या योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पर जो सर्वाधिक उपयुक्त होगा, ये प्रत्येक सत्र के लिए एक प्रत्येक कार्य इकाई का विवरण देती है। सेकेंड, यहाँ पर पूर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ का विशिष्ट अधिगम उद्देश्य की योजना बनाने के लिए की जाती है। तो देखिए पाठ्यचर्या योजना, जिसे हम पाठ्य योजना के नाम से भी जानते हैं, तो ये पाठ्य योजना हमें क्या करती है? तो निश्चित रूप से ये क्या करती है, पूर्व अधिगम निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों की योजना बनाने के लिए की जाती है। तो वो सेकेंड ही यहाँ पर सही है। चलिए अगला आप देख सकते हैं थर्ड और फोर्थ को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विज्ञान में रिक्त स्थान के लिए प्रायोगिक कार्य पर बल दिया जा सकता है। तो देखिए विज्ञान में किस बात पर प्रायोगिक कार्य के लिए बल दिया जा सकता है? विद्यार्थियों की समय पाबंदी और नियमितता की सही तरह जांच करने में, या फिर सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में, विद्यार्थियों की सहायता करने में, और थर्ड है यहाँ पर विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के प्रतिशत सुधार करने में। फोर्थ है यहाँ पर लिखित रिकॉर्ड रखने की आदत का विकास करने में, विद्यार्थियों की सहायता करने में। तो इस प्रकार से ये हमारे चारों विकल्प हो जाते हैं। अब इसमें से हमारा सही विकल्प कौन सा होगा? तो विज्ञान में हम प्रायोगिक कार्य क्यों करते हैं? तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो थ्योरी होती है उसकी संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में विद्यार्थियों की सहायता करे, इसलिए हम प्रैक्टिकल करते हैं। ऑप्शन सेकेंड होगा इसमें सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? रंग में परिवर्तन, तापक्रम में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, या फिर गैस का उत्सर्जन। तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो आकार में परिवर्तन जो होता है ये एक रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, ये भौतिक परिवर्तन के अंदर भी आ जाता है। जैसे पानी है,
पानी का आकार अभी द्रव रूप में है, ठोस में बदल देंगे तो निश्चित रूप से एक भौतिक परिवर्तन हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित गैसें जो पौधागर प्रभाव का कारण होती है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी गैसें आती हैं? तो देखिए गैसें चारों ही विकल्प में देखने को मिलेंगी, पर पूरे विकल्प में जो गैसें हैं वो हमें उत्तर चुनना है। जैसे मेथेन है, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब दूसरे में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भी है, इसमें भी है ना, तो जलवाष्प इसमें भी है ना, तो पहले में भी है। तो ऐसे हमें उत्तर का चयन करना है जिसके सभी जो दे रखे हैं वो सभी उसमें जिम्मेदार हो। तो पहला ही विकल्प इसमें हमारा उत्तर बन जाएगा, जिसके अंतर्गत मेथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी होते हैं, पर यहाँ पर दे नहीं रखा है। तो पहला विकल्प होगा जिसमें तीनों ही हमारे पौधागर प्रभाव से संबंधित हैं, फर्स्ट विकल्प। चलिए अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो देखिए खाद्य पदार्थ मतलब कि जो ग्लूकोज होता है वो जब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटता है तो उसी को हम कहते हैं जो श्वसन होती है, श्वसन की अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। और उसमें क्या होता है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उसमें ऊर्जा मिलती है। तो ये एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया हो जाती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, मतलब जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित की जाए, तो ये एक प्रकार की ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा 6 में भोजन के तत्वों को पढ़ाने की योजना बनाता है, निम्नलिखित में से किसे मुख्य प्रश्न के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? शिक्षक यहाँ पर क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, भोजन के तत्वों के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए मुख्य प्रश्न के रूप में हम किसे ले सकते हैं? तो देखिए मुख्य प्रश्न हमारा पहला ही हो जाएगा, आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों देती है? क्यों देगी? क्योंकि तरह तरह के भोज्य पदार्थों से तरह तरह के हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो पहला ही प्रश्न यहाँ हमारा उत्तर होगा, और बाकी विकल्पों को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैंने सीधे इसको उत्तर को टिक कर दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। केलामाइन जो होता है ये किस धातु का अयस्क होता है? केलामाइन किस धातु का अयस्क है? मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक या आयरन का? तो केलामाइन जो होता है ये जिंक धातु का अयस्क होता है। ऑप्शन थर्ड इसके अंदर बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसमें परिणाम पर्व होता है? पार्किंसोनिया या फैकेंशिया, ओपेंशिया या एस्परेगस? तो ऑप्शन फोर्थ जो होगा यहाँ पर एस्परेगस, इसमें परिणाम पर्व होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा ऊतक शरीर के विभिन्न भागों में फैला होता है तथा शरीर के विभिन्न भागों को बनाता है? तो निश्चित रूप से संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक या फिर एपिथेलियम। तो जो पहला ही विकल्प है हमारा संयोजी ऊतक, क्योंकि ये सभी ऊतकों में फैला होता है और शरीर के विभिन्न भागों को बनाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल, दूध या फिर ग्लूकोज? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्लूकोज जो होता है ये एक प्रकार का यौगिक है। अब यौगिक क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना हुआ एक निश्चित अनुपात में जो होता है उसे हम यौगिक कहते हैं। तो ग्लूकोज यहाँ पर हो जाएगा, जिसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं पहला कथन है इस पर, पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। तो सही बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि अधिकतर टाइम कभी कभी ऐसा हो जाता है कि धूप नहीं निकलती है, सूर्य नहीं निकलता, फिर भी पौधे जिंदा रहते हैं, है ना। और प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है, तो बिल्कुल रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बी वाला आता है, अगर पौधे श्वसन के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। तो ये गलत है कि नहीं रह सकते। और सी है, पौधों के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों ही आवश्यक है। तो ये भी सही है कि जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण भी चाहिए और श्वसन भी चाहिए। इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन पौधों में होने वाले समक्षणिक क्रियाएं होती है। तो दिन के समय की बात हो रही है, रात की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हम कौन से विकल्प का चयन करेंगे? तो इसमें हमारा जो विकल्प का चयन होगा, कहने का मतलब है कि ए वाला जो होगा, सी वाला और डी वाला, तीनों ही सही है। और इसके लिए हमें विकल्प का चयन करना होगा फोर्थ का। तो यहाँ पर फोर्थ विकल्प जो होगा जिसमें ए सी डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, मान लीजिए कि आप एक किसान हैं और उस क्षेत्र में रहते हैं जहाँ की मृदा काली है और यदि आपके क्षेत्र की जलवायु
उष्ण है तो आप अपने खेतों में रेसे प्रदान करने वाले पौधों को उगाना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से आप किसे प्रधानता देंगे या प्राथमिकता देंगे। तो देखिए हम यहाँ पर जो प्रधानता देंगे नारियल, रेयान, जूट या कपास को। तो देखिए मिट्टी कैसी है, काली है, और काली मिट्टी जो होती है वो कपास की खेती के लिए उत्तम होती है। तो यहाँ पर हम रेशे देने वाले पौधे में कपास का चयन करेंगे। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है H2 का योग तथा O2 का ह्रास कहलाता है। तो देखिए H2 का जुड़ना और O2 का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, तो ये आपकी अपचयन और उपचयन अभिक्रियाओं से संबंधित प्रश्न है। तो उसे हम अपचयन कहेंगे, उपचयन कहेंगे, रेडॉक्स कहेंगे, संक्षारण कहेंगे। तो निश्चित रूप से हम उसे कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन फर्स्ट इसमें सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर लाला रस का कार्य क्या है। तो लाला रस जो होता है ये क्या करता है, श्वसन नली में खाद्य कणों के प्रवेश को रोकता है। मंड स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता है या कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में परिवर्तित करता है। मंड स्टार्च को वसा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लाला रस जो यानी कि लार होती है उसको लाला रस भी कहा जाता है, और ये मंड स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। ऑप्शन सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है न्यूनतम संभव ताप है। तो देखिए न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है। तो न्यूनतम संभव ताप जो होता है वो होता है 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर विकल्प दे रखे हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, -273 डिग्री सेंटीग्रेड या -273 केल्विन। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसी को 0 केल्विन में भी हम बदलते हैं तो 0 केल्विन इसका मान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम क्या होता है। तो आगे यानी कि आगे से आपको क्रम देखना है और पीछे की ओर बढ़ते जाना है, जिसमें दांतों का जो क्रम होता है वो किस प्रकार का इसमें रहेगा। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक या चवर्णक। तो बिल्कुल पहला ही विकल्प यहाँ पर सही है हमारा, जिसमें आगे के दांत होते हैं कृंतक होते हैं, फिर उनके साइड के दांत रदनक, फिर उसके बाद अग्रचवर्णक, फिर चवर्णक। तो ऑप्शन फर्स्ट जो होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, पादपों एवं वृक्षों में पानी ऊपर तक चूषण कर्षण खिंचाव के कारण पहुंचता है। निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण ये चूषण कर्षण होता है। तो वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, अवशोषण। तो यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन के कारण ये होता है, क्योंकि जब वाष्पोत्सर्जन के कारण पत्तियां जो होती है जल को वाष्प के रूप में छोड़ देती है, उत्सर्जित कर देती है, तो पौधों की जो ऊतक होते हैं उनके अंदर एक खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण पानी नीचे से ऊपर चला जाता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अदरक का जननांग होगा, जड़, पत्ती, तना या बीज। तो तना यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा, थर्ड वाला तना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमारा मिसप्रिंट था और उसी वजह से थोड़ा सा हटा दिया है, एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा कर दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। महत्वपूर्ण तथ्यों सूत्रों को सीखना, सेकेंड है अध्याय के अंत में दिए गए अभ्यासों को हल करने में निपुणता विकसित करना, थर्ड है तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना, फोर्थ है वैज्ञानिकों के नाम और वैज्ञानिक खोज को याद करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जो विज्ञान शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, निम्न में से कौन सा लवण यहाँ पर क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है। तो उस लवण को पहचानना है जो क्रिस्टलन जल युक्त नहीं होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो खाने का सोडा होता है ये क्रिस्टलन जल युक्त नहीं होता है, बाकी सभी नीलत होता, धावन सोडा और जिप्सम क्रिस्टलन जल युक्त होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पाचन के समय आमाशयिक पाचक रसों का पीएच मान कितना होता है। 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर या फिर 0। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पाचन के समय आमाशयिक जो रस होते हैं इनका मान होता है 7 से कम। फर्स्ट विकल्प यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन प्रकृति से अम्लीय है। लाइम जूस, मानव रक्त, चूने का पानी प्रति अम्ल। तो देखिए लाइम जूस जो होता है ये अम्लीय प्रकृति का होगा, बाकी ये तीनों ही क्षारीय प्रकृति के होते हैं। चलिए फर्स्ट विकल्प इसमें उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयव में एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा अवयव यहाँ पर क्या होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दूसरा अवयव इसमें होगा टार्टरिक अम्ल।
ऑप्शन सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो अपच जो हो जाता है एसिडिटी, और इसका उपचार करने के लिए हम क्या एंटीबायोटिक लेते हैं, एनाल्जेसिक लेते हैं, या एंटासिड लेते हैं, या फिर एंटीसेप्टिक लेते हैं? तो यहाँ पर एंटासिड जो होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा, क्योंकि अपच का उपचार हम एंटासिड से करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, जो एक क्वेश्चन मिसप्रिंट था उसके बदले में एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? एसिटिक, ऑक्सैलिक, सेट्रिक या फिर टार्टरिक? तो टमाटर के अंदर अम्ल उपस्थित होता है ऑक्सैलिक अम्ल। सेकंड विकल्प यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे विज्ञान से संबंधित 35 अति महत्वपूर्ण जो थे ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।